अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, भारत की जारहत की वजह से खेल के मैदान जो कि बंद हो गए थे, तबाह हुए थे, भारतीय जारहत की वजह से भारत ने खेल को बहुत मुतासिर किया था, लेकिन एक बार फिर से वो खेल के मैदान आबाद हुए हैं और यकीनन पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से कल एक मीटिंग भी बुलाई गई थी चेयरमैन पीसीबी के साथ, और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक विंडो थी कि 17 से 25 मई के दौरान जो पीएसएल के बकिया मैचेस हैं वो खेले जाएंगे, और अब वो कंफर्मेशन सामने आ गई है। और जो अभी तक पहला जो मरहला है उसके हवाले से पिंडी का नाम सामने आया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आकिब जावेद को ज़रा इधर से उधर कर दिया है, वो क्या चेंजेस हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ हेड कोच ढूंढा जा रहा था नेशनल टीम के हवाले से, और अब वो भी जो है वो हेड कोच मुकर्रर कर लिए गए हैं माइक हैसन को। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, तो पीएसएल एक बार फिर से उसको जो है वो जारी के उसमें जो ब्रेक आई थी उसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। 17 से दोबारा से ये मैचेस का आगाज़ होगा। यकीनन एक पूरे जोश और जज्बे के साथ दोबारा से इन मैचेस को जो है उनका आगाज़ किया जाएगा। बिल्कुल, बल्कि पहले से ज्यादा जोश और जज्बा नजर आना चाहिए, क्योंकि अब जो सूरत हाल हुई है, जिस तरह पाकिस्तान को फतह मिली भारत के खिलाफ जंग में, तो लोगों का जोश व खरोश वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है। तो आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और झंडे लेकर आए और ग्रीन शर्ट्स पहनकर आए, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। और जाहिर है इंडिया इसी चीज से बहुत ज्यादा वो अपसेट हुआ था जब उसने देखा था कि यार हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ पिंडी में लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख के तालियां बजा रहे हैं। उसी के नेक्स्ट डे फिर वो ड्रोन बेच के उन्होंने रोका था। तो उनको बताना चाहिए कि जी अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ी अफवाहें उड़ा रहे हैं, पिंडी में ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो उनको दिखाना चाहिए कि भाई देखो पिंडी भी ठीक है, बाद में लाहौर में अगर मैच है तो इंशाल्लाह वहां भी दिखाएंगे जी, वहां भी सारा ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा वक्त नहीं लग रहा और इवेंट शुरू हो रहा है। 8 मैच ही बस बाकी रह गए, लेकिन इवेंट में इंटरेस्ट अभी तक है और अभी तक फैसला होना है 3 टीमों का। एक टीम को ग्लैडिएटर तो पहुंची हुई है, अगली 3 टीमों का फैसला होना है प्ले ऑफ में। यानी तो इंटरेस्टिंग मैचेस आगे भी देखने को हमें नजर आएंगे, और होपफुली कि फॉरेन प्लेयर्स भी आना शुरू होंगे। जैसे हमने देखा कि डेविड वार्नर का ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने न्यूज दी कि वो आने को तैयार हो चुके हैं। तो इट्स मीन ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है कि हमारी सिक्योरिटी में उनको मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए दोबारा आने को तैयार है। तो जितने भी प्लेयर आए, चाहे फॉरेन प्लेयर फॉरेन अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, जितने अपने बाकी कुछ फॉरेन मिला के पीएसएल कराएं, अच्छा इंशाल्लाह बाकी मैचेस भी होंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, यकीनन इंडिया की जानिब से हर तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया। पहले मैचेस जो थे वो मुतासर करने की कोशिश की गई, बल्कि ना सिर्फ फिर पीएसएल मुतासर हुआ बल्कि आईपीएल भी मुतासर हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैदान जो हैं वो अब आबाद होने वाले हैं। और फिर एक ये भी जो दावा किया जा रहा था झूठ पर मबनी के जी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर डेरिल मिचेल का बयान भी सामने आया हमारे। देखें हिफ्ज़ा, ज़ाहिर है ये तो क्योंकि भारतीय जारहत ने ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया पीएसएल को, बल्कि उनको आईपीएल भी बंद करना पड़ी। और हालांकि ये सब जानते हैं कि आईपीएल ज़्यादा लुब्रिकेटेड है, ज़्यादा मुआवजे दिए जाते हैं। 16 मैचेस रहते हैं आईपीएल के, पीएसएल के तो सिर्फ 8 मैचेस हैं। अब शिद्दत से इंतज़ार था कि क्या ये बाहर होगी लीग या यहाँ पे होगी, तो इसका ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने सुबह ट्वीट भी किया इस सिलसिले में। और सेकंड राउंड के जो मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे या रावलपिंडी में, वो अभी तक इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन यकीनी तौर पर क्योंकि अभी तक ना 4 मैचेस बाकी हैं, बाकी तो तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर जो है टॉप पे है, नंबर 1 पे है, एक मैच बाकी है। 2 टीमें ऐसी हैं जिनके 2-2 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी के और कराची किंग्स के। और जैसा डेविड वार्नर ने कह दिया कि मैं आऊँगा, तो यकीनी तौर पर अब ये सारा इन्हिसार करता है कि किस टीम का जो कम्बिनेशन बन चुका था क्या वो बरकरार रहेगा। क्योंकि एक दफ़ा टेम्पो टूट जाए तो टेम्पो बनाते बनाते उस पर टाइम लगता है। और अब जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम, उसमें जो है मिचेल ओवन हैं, ब्रियांट हैं, अलजारी जोसेफ हैं, या उनके गैर मुल्की जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या वो हैं। नाहिद राना बांग्लादेश के उस वक्त आ चुके थे यहाँ पे, और वो आते हैं या नहीं आते, तो एक मुतासर ज़रूर रहेगी टीमों की जो है प्लेइंग 11 है। और अब चांस है ज़ल्मी के पास, क्योंकि 2 मैचेस हैं। अगर पहला मैच जीत जाती है पेशावर ज़ल्मी तो लाहौर को दूसरा मैच हर हाल में जीतना होगा। एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर तो अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन एक खुश आइंद बात है कि पीएसएल दोबारा हो रही है। और आज तो
पीसीबी के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा से बहुत बड़ा दिन था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप बात भी करेंगे कि पीएसएल ना सिर्फ पीएसएल खेली जा रही है, बाकी भी तमाम अमूर जो हैं तय भी किए जा रहे हैं और बहुत सी चेंजेस भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, सबसे पहले इन चेंजेस पर जाने से पहले यूसुफ, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूँगी कि यकीनन अभी ये देखना है कि जो एक प्रॉपर टीम्स थी फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो तमाम वापस आएंगे, उसमें से चंद एक इस चीज़ पे भी तरह जो है वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके तरफ से एक उम्मीद है और कंफर्मेशन है कि ये लोग वापस आ रहे हैं। और अगेन वही बात है कि ब्रेक के बाद पीएसएल जो है स्टार्ट होगा, लेट्स सी कि परफॉर्मेंस जैसे उनकी पहले थी उसी तरह से होती है या उससे बेहतर भी हो सकती है। देखिए इफ्जा, दो इश्यूज़ हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी के हवाले से। एक तो ये कि 18 मई पहले हमने रखी थी डेडलाइन फाइनल की, और उसी को देखते हुए जो होम बोर्ड जो उन्होंने इन खिलाड़ियों को लीग खेलने का एनओसी दिया था। अब हमारी जो डेडलाइन है वो यकीन जो फाइनल है वो 25 मई को खेला जाएगा, उसमें 7 दिन का मज़ीद यकीन के ताख़ीर हुई है। तो अब देखना ये है कि होम बोर्ड की जानब से दोबारा उन खिलाड़ियों को एनओसी किस किस को मिलता है। इसके साथ दूसरा जो अहम इशू है, खिलाड़ी तो आना चाहते हैं पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, लेकिन जो खिलाड़ियों के अहल खाना है वो थोड़े से कंसर्न यकीनी तौर पर हैं कि पाकिस्तान में दोबारा जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो गोरे होते हैं वो ज़रा थोड़े से इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इस किस्म के हालात हों। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसे हालात नहीं रहे कि किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पर कोई तकलीफ़ हो। इसलिए कोशिश जो फ्रेंचाइज़ है वो यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को यकीनी बनाया जाए यहाँ पर आना। मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो कम से कम हर टीम में 2-2 खिलाड़ी तो ज़रूर उसमें प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। इस इशू पर बात भी हुई पीसीबी के इजलास में और जो स्टेक होल्डर थे तमाम के साथ, लेकिन फ्रेंचाइज़र की पूरी कोशिश है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी अभी तक नहीं है, जिनकी तरफ से अभी तस्दीक होना बाकी है, उनको भी किसी तौर पर यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि ये हुस्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी आते हैं, मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं, और टीमें भी यकीनी तौर पर चाहेंगी क्योंकि अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला है पीएसएल का। तो हर टीम की ख्वाहिश है कि वो ये टाइटल अपने नाम करे। सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसी है जिसने लिख कर दे दिया कि वो उनको गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुल्की खिलाड़ियों के साथ ही अपना जो एक मैच उनका कोयटा के साथ रहता है उसमें हिस्सा लेंगे। बाकी खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, टीमें कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आए। जिस तरह पहले यहाँ पर रौनक की आबाद थी, बिल्कुल उसी तरह दोबारा से हंगामा यहाँ पर बरपा हो। सही। इसके साथ साथ आज क्योंकि हमने देखा, जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कुछ तकर्रुर और तबादले भी हुए हैं, उन पर भी बात करते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुकर्रर कर दिया गया है, आप उनकी इस नई जिम्मेदारी के हवाले से क्या कहेंगे? वो इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में अमूमन ऐसे ही होता है कि जो डिसीजन सामने आते हैं वो कई माह पहले मीडिया को पता चल चुके होते हैं और सोशल मीडिया और इधर बन चुके होते हैं। आकिब जावेद को इनफैक्ट लाया गया ही इसीलिए था हाई परफॉर्मेंस का उनको डायरेक्टर बनाया जाए। जब लाहौर कलंदर उन्होंने छोड़ी थी तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जी मैं एज अ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी में जा रहा हूँ। लेकिन फिर एक कोचेस वाला काम हुआ और किस तरह हुआ उसमें आकिब साहब का भी किरदार था कि उन्होंने कोचेस के बारे में ऐसी रिपोर्टें वगैरह दी, क्या हुआ कि वो खुद आ गए जैसे पहले मिसबा के साथ हुआ था। और जो टीम का तिया पांचा किया, हशर नशर किया कौमी टीम का, तो उसका होना ये चाहिए था कि उनको बिल्कुल ही घर भेज दिया जाते। लेकिन पीसीबी अपने साबका फैसले पर कायम रहा कि नहीं, आकिब को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बनाना चाहिए। देखिए, ये एक लो प्रोफाइल जॉब है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त उनके ऊपर मीडिया की नजरें रहेंगी या कुछ होगा। यहाँ पर तो वो सरवाइव कर जाएंगे। उनको शायद सूट भी यही काम करता है, लेकिन एज अ कोच तो वो बुरी तरह नाकाम रहे थे। पीसीबी की जो मौजूदा इंतजामिया है, जिसकी ये खासियत है कि किसी को निकालते नहीं है या बहुत कम लोगों को निकालते हैं। जैसे फॉरेन कोचेस को चले हम इसमें नहीं लाते। जैसे वहाब रियाज ने जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएस में और वेस्ट इंडीज में, हम तो यूएस से ही वापस आ गए थे, तो उस वक्त उन्होंने टीम के साथ क्या किया था, वो सिलेक्टर थे, क्या टीम का असर हुआ, वहां वो गए थे, कितना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन जॉब से वो नहीं हटे। मुख्तलिफ जिम्मेदारियां उनको मिलती रहती और अब भी वो बरकरार हैं। मेंटोर्स के बॉस बन गए थे वो के अब मेंटोर्स भी फारिग हो गए। आपका सवाल है, मैं उसको दाया नहीं करना चाहता आगे का। तो इसी तरह आकिब का भी यही हुआ कि इनको हटाया नहीं जा रहा, इनको इधर दूसरी जगह कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में टीम खराब खेली थी तो कहा गया था कि चेंजेस की गई हैं, T20 वाले प्लेयर्स को इधर कर दिया, इधर वालों को उधर कर दिया, वनडे वालों को फिर कहा देखो हमने टीम बदल दी। तो इसी तरह यही हुआ है कि
कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जी आकिब को वहां से अबूरी कोच के ओहदे से हटा दिया। एक तो अबूरी भी पता नहीं कितने अरसे तक वो रहे, लेकिन अब जो माइक है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफी अरसे से वो वाबस्ता रहे हैं, अच्छे कोच हैं। इस इवेंट में भी उनकी टीम ने अच्छा आगाज लिया, 5 मैचेस जीते, उसके बाद 4 लगातार हारे। डेटा पर उनका ज्यादा इन्हिसार होता है कि जी इस प्लेयर्स के ये स्टैट है, ग्राउंड का ऐसा है, वहाँ का ऐसा है। अब बस इनको ये करना होगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली टीम यहाँ ना बना दे पूरी के भाई ये मुझे भी चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का फला बंदा चाहिए, ये एज अ मैनेजर चाहिए, इसको एज अ क्रिकेटर चाहिए। ये फैसले पीसीबी पे ही वो छोड़े तो होपफुली आगे जाकर माइक हसन अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं इस पर हवाले से भी कमेंट लेंगे, लेकिन जाहिद साहब सबसे पहले आप जो आकिब जावेद के हवाले से उनको जो नई जिम्मेदारी मिली है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आकिब जब आए थे तो उनका टारगेट भी यही था कि डायरेक्टर बनना चाहते थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, और कहना चाहिए कि जहां वो चाहते थे वो जॉब उनको मिल गई है। मैं समझता हूं पिछले 15 या 16 साल से आकिब ने एज आ कोच, कहना चाहिए जो एकेडमीज़ के कोच हैं, वो काफ़ी काम किया। आकिब बड़े ही साल जो है फैसलाबाद जो एकेडमी बनी थी वहाँ पे कोच रहे, मुल्तान में जो एकेडमी थी वहाँ पे कोच रहे। ये उन दिनों भी कोचिंग की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे, या इनका शौक़ था या क्रेज़ था या क्रिकेट से वाबस्ता रहना चाहते थे। जिन दिनों बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ या कमेंटेटर बनना चाहते थे या मैनेजर और हेड कोच बनना चाहते थे, एकेडमीज़ लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जहाँ आके पहुँच गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा PSL से पहले नदीम खान जो मोइन खान के भाई भी हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर, और शायद उनको बता दिया गया था कि ये उनकी जिम्मेदारी या उनके आखिरी दिन है, तो वो रिज़ाइन दे के मुल्तान सुल्तान के साथ वाबस्ता हो गए थे। तो ये तवक्को थी कि आकिब जावेद जो है ना इनकी जगह यहाँ पे संभालेंगे। और जब से एकेडमी बनी है, जनरल तौकीर ज़िया साहब ने हमारे सामने ज़ाहिर है इसकी बिल्डिंग बनी, एकेडमी बनी, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं, अगर कोई बेहतर काम हुआ, सबसे अच्छा काम जो कम अज़ कम मेरी राय में दिखाई देता है वो मुदस्सर नज़र के दौर में था। उस दौर में बहुत सा नया टैलेंट सामने लेके आए, बहुत से अनफिट प्लेयर थे जिनको फिट किया गया। तो ऐसा ही दौर चाहिए, क्योंकि दरमियान में पैचेस में ऐसा वक्त भी आया कि ना हमारे पास मुतबादल खिलाड़ी थे, ना कोई A टीम के खिलाड़ी थे, और कोई समझ नहीं आ रही थी कि अकेडमी जो है उसका रोल क्या है और कहाँ तक वो रोल जो है हक अदा करें। अली ज़िया होते थे, शाहिद असलम होते थे, तो उस दौर में काफ़ी जो है नया टैलेंट सामने आया था। तो वक़्फ़ करनी चाहिए, क्योंकि आकिब ज़ाहिर है अगर हाईली सतह पे कहना चाहिए कि वो नाकाम हुए थे, चलें अब वो जहाँ आना चाहते थे, जहाँ उनका टारगेट था वहाँ आ गए हैं। एक अच्छे की उम्मीद की जा सकती है कि आकिब जो है कि नया टैलेंट सामने लाएंगे। और इससे पहले लाहौर कलंदर के साथ भी उन्होंने काफ़ी साल गुजारे हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस है आकिब जावेद का, ख़ास तौर पर एकेडमीज़ की सतह पर। सही। यूसुफ, आप ऐड करना चाहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, आकिब जावेद को अगर बतौर कोच हम देखें तो सिवाय उनकी 2 कामयाबियाँ जो टेस्ट मैचेस हमने उनकी क्या निगरानी में जीते थे मुल्तान में इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसके बाद मजमूई तौर पर बतौर कोच वो फ्लॉप हुए हैं। और चूँकि जैसा जायद साहब ने जिक्र किया कि आकिब जावेद बतौर जो यूथ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एकेडमीज़ के तौर पर ज़्यादा कामयाब रहे हैं, और उनको ये रोल निभाना शुरू से चाहिए था, लेकिन चूँकि उस वक्त जैसन ग्रिस्पी भी चले गए, गैरी क्रिस्टन भी चले गए, इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको पूरी हेड कोच की जिम्मेदारियाँ सौंपना पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की बतौर कोच और बतौर चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर उनको कह लें आप, कि उन्होंने वो एक तनाज़ा खड़ा किया कि कोचेस के साथ साथ जो कप्तान की इनपुट थी सिलेक्शन कमेटी में, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिससे नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की टीमों को भी। यकीनी तौर पर अब कुछ गलतियाँ सुधारने की कोशिश की जा रही है, आकिब जावेद को दोबारा उसी जगह पर लाया जा रहा है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। अब सिलेक्शन कमेटी में भी मेरी इतला के मुताबिक 2 उसमें तब्दीलियों की एक ऑप्शन दिया गया, जिसमें एक नाम अलीम डार का है और दूसरा हसन चीमा थे जो डाटा एनालिस्ट के तौर पर ज़्यादा वो काम करते थे, उनको तब्दील करके नए लोगों को लाया जा रहा है, जिसमें सरफराज का नाम भी है, मिसबाह का नाम भी है। लेकिन ये अब इब्तदाई बातचीत उनकी चल रही है। अब माइक हैसन के साथ भी उनकी बातचीत होगी कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर इस जानब भी तवज्जो देनी चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी में दोबारा इनपुट ली जाए कप्तान और कोच की, अगर पाकिस्तान के हालात को टीम को बेहतर करना है। ठीक है, अगर सेलेक्टर ये समझते हैं कि उनके पास अख्तियार होना चाहिए 15 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब करने का, तो उसके बाद कम से कम जो प्लेइंग 11 का अख्तियार वो यकीनी तौर पर कप्तान और कोच के पास होना चाहिए, वो सिलेक्ट करें। ये नहीं हो गए साथ एक सिलेक्टर चला जाए वहाँ पर, वो भी टूर करे और अपनी टीम को कंडीशन के मुताबिक ये कह दी ये 11 रुकनी प्लेयर है या आप ये खिलाएँ। इससे गलतियाँ यकीनी तौर पर माजी में भी होंगी और आइंदा भी होंगी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले को, इस पॉलिसी को तब्दील नहीं करेगा तो।
जाहिद साहब, जैसा कि हम माइक हैसन के हवाले से भी जिक्र किया, अभी अगर हम पीएसएल की बात करें तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस वक्त वो कोच हैं। इस्लामाबाद की ऑब्वियसली हम जैसे परफॉर्मेंस, एक कंसिस्टेंसी हमने देखी कि पहले एक कंसेक्यूटिव उन्होंने फतह हासिल की और उसके बाद उसी तरह उन्होंने शिकस्त भी देखी। तो हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि जब जो माइक हैसन है वो नेशनल टीम के साथ जो वाबस्ता होंगे, फिर उसके बाद बांग्लादेश सबसे पहले उनका इम्तिहान है, तो उस हवाले से अच्छी चेंजेस जो हैं वो आएंगी। देखें, एक तो जो सिनारियो रहा पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेस का, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जिस तरह से गैरी क्रिस्टन गए, गिलेस्पी गए, तो लगता तो ऐसा था कि शायद कोई फ़ॉरेन कोच आने के लिए तैयार ही ना हो, लेकिन क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है और न्यूजीलैंड के हेड कोच रह चुके हैं, न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन कोचेज़ में इनका शुमार होता है। अच्छी रैपो है इनकी माइक हैसन की, लेकिन क्योंकि आज अब कौमी टीम के साथ आए हैं तो यकीनन अच्छी तवक्को करनी चाहिए। अब इसकी तफसीलात, जो उनका मुआहदा हुआ कितने अरसे का हुआ है या कितनी देर तक वो रहेंगे या उसकी तफसीलात क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ये अभी तक सामने नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा है, इनके साथ ये भी इतलात हैं कि मुकामी कोचेज़ को इनके साथ लगाया जाएगा। हेड कोच के तौर पर माइक हसन होंगे। ये वही माइक हसन है जो न्यूजीलैंड का कोच बनाया था। एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी इन्होंने, ट्रेविस, उन्होंने कह दिया था कि रिज़ाइन दे देना चाहिए उस वक्त के जो रॉस टेलर जो है इनको ब्रेंडन मैककॉलम के लिए, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। बाद में इन्होंने उसके साथ अच्छे ताल्लुकात भी किए और फिर कामयाब कोचेज़ में इनका शुमार हुआ। लेकिन काफ़ी अरसे से मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच जो हैं वही कौमी टीम की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इसमें कोई हैरान कौन हमारे लिए खबर नहीं थी, लगता था इनके साथ मुआहदा तय पा जाएगा। बिल्कुल सलीम साहब, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो थे। हमने पहले भी जब हेड कोच के हवाले से तलाश थी तो तब से हम सुन रहे थे कि माइक हैसन जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं इस वैकेंसी सीट के लिए। अब चूंकि अगर उनका इंतखाब किया गया है, लेकिन जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि माजी में जिस तरह से हमारे फॉरेन कोचेस के साथ जो सलूक रहा, फिर उनको जो कंप्लेंट्स रहीं, अगर गैरी कर्स्टन की बात करें तो उसके बाद अब इनके साथ जो एक आपका तौर तरीका है और इनको जो इख्तियारात देने हैं, उसमें क्या लगता है इनको उस तरह से जिम्मेदारी निभाने में आसानी हो पाएगी? मेरे इत्तलात के मुताबिक पहले थोड़ा सा ये इसी वजह से हिचकिचाहट का शिकार थे कि कुछ शराइत इन्होंने सामने रखी थी पीसीबी के जी के सिलेक्शन में इख्तियार होना चाहिए, मेरी मर्जी की जो टीम है वो होनी चाहिए। टीम क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे ये मैनेजर और कुछ जैसे असिस्टेंट कोच और इस तरह के कुछ लोग, क्योंकि देखें जो बंदा आता है उसकी कोशिश होती है कि अपने लोग लेकर आए। मैं इसीलिए पहले ही मैंने ये बात बोली कि माइक हैसन को अगर कामयाब रहना है तो उन्हें पाकिस्तानी टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं बनाना होगा कि भाई इसको मैनेजर बनाओ, इसको कप्तान बनाओ और इसको जो नाइब कोच बनाओ। उनको थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मतलब करना पड़ेगा कि जी आप अपने डिसीजन लें, मेरी राय ये है, फिर मिक्स करके वो करें तो होपफुली कामयाब वो रहेंगे, क्योंकि अच्छा उनको एक्सपीरियंस तो है। कहा जाता है, देखें इसीलिए कहा जाता है ना कि कोचेस के लिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हो, और माइक हैसन इसकी मिसाल है और वो इतने बड़ी पोस्ट पर वो आए हैं। और देखें पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा पे मास्टर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं बहुत पैसे दे रहा है, पैसा बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है, पैसा देता बहुत है। 50-50 लाख रुपए तो वो अपने मेंटोर्स को दे रहा था, तो फॉरेन कोच को कितने दे रहा होगा आप ये सोचें। तो वो दो को निकाला था, उन दो को भी अगर आप बोले ना तो उनमें से एक के बारे में तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो दोबारा आने को भी तैयार हो जाएंगे। तो जाहिर है इनको भी अच्छी एक ऑफर हुई होगी और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन अब हमें यही देखना है कि किस हद तक वो कौमी टीम को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि आपके सामने है कि 8वें नंबर पर हम आ चुके हैं और हमारी रैंकिंग मुसलसल नीचे जा रही है। और कितना नीचे जाए, अब तो बिल्कुल ही बॉटम पे आप जा चुके हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा और इनका पहला टास्क यही होगा कि एक अच्छी टीम बनाए, लेकिन उससे पहले यही सोच के कि पाकिस्तान की टीम है ये, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नहीं। बिल्कुल यूसुफ, यकीनन ये नेशनल टीम के साथ अब मुंसलिक हो रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच रहने के बाद। अब जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगा 25 मई को, उसके बाद बांग्लादेश के साथ सबसे पहले जो हमारी सीरीज़ है उसका इम्तिहान है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें हिफ्ज़ा, माइक हैसन अगर आप यूँ कहें कि एक क्लास कोच। जी सलीम साहब। हाँ, मैं बस एक आपको बताना चाह रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के पीएसएल का जो शेड्यूल है वो पीसीबी ने जारी कर दिया है और 17 तारीख को पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और फाइनल जो होगा 25 मई को होगा कदाफी स्टेडियम में, जिसके 4 टिकट्स आपको यूसुफ अंजुम साहब देंगे। 18 तारीख को पिंडी में डबल हेडर होगा, मुल्तान सुल्तान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मैच है,
और पेशावर ज़ल्मी का होगा लाहौर कलंदर का। 19 तारीख को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का मैच होगा। उसके बाद फिर इवेंट लाहौर चले जाएगा। 21 को क्वालिफायर होगा, पहला एलिमिनेटर 1 होगा और क्वालिफायर 2 होगा 22 और 23 को। ये है। तो ये आपकी ब्रेकिंग न्यूज में ये 4 पासेस वाली अगर बात है तो आपने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। माइक हैसन के साथ साथ यूसुफ के कंधों पे भी काफी जिम्मेदारी आ गई है। बहरहाल यूसुफ से कमेंट लेंगे माइक हैसन की जिम्मेदारियों के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो HBL PSL के लिए आपको बताएं कि PCB ने लीग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच 17 मई को रावलपिंडी में होगा। फाइनल 25 मई को 2 टॉप टीम्स के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच 18 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 21 से 23 मई तक प्लेऑफ राउंड लाहौर में खेला जाएगा। 21 मई को पहला क्वालिफायर लाहौर में खेला जाएगा। तो PCB की जानिब से ये नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूसुफ, इस शेड्यूल के हवाले से बताइएगा। अब फिर फाइनल कजाफी स्टेडियम में वापस आ गया। देखिए, बिल्कुल कजाफी स्टेडियम में फाइनल वापस आ गया और पहले तो भी यही की जा रही थी कि जो पहला इब्तदाई मरहला होगा वो रावलपिंडी में होगा, जबकि जो दूसरा आखिरी राउंड होगा वो लाहौर में खेला जाएगा। तो लाहौरियों की बड़ी फरमाइश होती है कि लाहौर में ज़्यादा मैच रखे जाए, क्योंकि लाहौर में लोग यही तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आएगा। लाहौर कलंदर ने तो बल्कि एक और तजवीज़ दे दी है कि जितने भी शहरी हैं उनके लिए अब दाखिला फ्री कर देना चाहिए, ख़ास तौर पर जो लाहौर का मैच होगा उसके लिए। और जो झंडा लेके आएगा स्टेडियम में उसको दाखिला फ्री कर दिया जाएगा, ताकि से यकजहती भी तो थोड़ा शो हो और दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं ये खेल से प्यार करते हैं, पुरअमन है। और पाकिस्तान सुपर लीग ने हमेशा इन खेलों को फ़रोग देने में किरदार अदा किया है। मजमूई तौर पर आप देखें कि एक थोड़ा सा इतना आसान नहीं था लॉजिस्टिक मामला को देखते हुए चीज़ों को रीशेड्यूल करना, और मुल्तान में जो मैच था उसको भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब चूँकि ब्रॉडकास्टिंग के भी थोड़े इश्यूज़ थे और उसके बाद ये PCB ने कोशिश की है कि तमाम मामला को बेहतर किया। जब देखना ये कि जब दोबारा ये मैचेस शुरू होंगे तो क्या वो टेम्पो जो खिलाड़ियों का पहले से बना हुआ था वो बरकरार रह पाएगा या नहीं। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब। अब क्योंकि शेड्यूल भी है हमारे सामने आ गया, और फिर एक ये सवाल अभी तक है कि जो टीम, आपको क्या लगता है प्लेयर्स को परफॉर्मेंस में किस हद तक फ़र्क आ जाता है जब एक लीग का तसलसल उस तरह से बरकरार नहीं रहता? देखें, होगा तो सही, क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर अपने अपने वतन को वापस जा चुके हैं। उनमें से कितने आते हैं, थोड़े दिन लगेंगे कंफर्मेशन में और फिर पता चलेगा किस टीम का गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आता है। टेम्पो बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये एक मजबूरी थी और जो जंग नाजिल की गई भारत की तरफ से उसका कोई ना कोई असरात खेलों के मैदान पर हुए, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ और यूँ कहना चाहिए कि हमें मारते मारते वो अपना भी नुकसान करा बैठे। भारत, उनका भी यही हाल है कि उनके भी ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स जो हैं, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड ने भी प्लेयर्स पर छोड़ दिया कि वो IPL खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, और प्लेयर्स एसोसिएशन भी उनकी एक्टिव है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। इसी तरह से हमारा PSL का PSL में क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा कि कितने गैर मुल्की प्लेयर्स आते हैं, जैसा यूसुफ अभी बता रहे थे, क्योंकि जो मुल्तान में एक मैच रखा था, मुल्तान का आखिरी मैच है कोटा ग्लैडिएटर के साथ, वो डबल हेडर के तौर पर दिन को होगा, रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पहला क्वालिफायर जो नंबर 1 और 2 टीम का था वो रावलपिंडी में पहले होना था। ये मामूली रद्दोबदल उनको करना पड़ा, वो अब लाहौर में होगा। तो आखिरी 4 या 5 मैचेस जो हैं फाइनल समेत वो लाहौर में होंगे। तो यकीनी तौर पर 1-2 मैचेस तो चाहिए। वो एक टेम्पो जो बना होता है यकीनी तौर पर उसको नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये सब मजबूरी थी, इसमें अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं किया गया। इसका नुकसान यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब लोग ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से ये मैच देखेंगे और एक अच्छी क्रिकेट जो है हमें देखने को मिलेगी PSL। बिल्कुल। अब PSL के मैचेस जो हैं उनके हवाले से पूरा प्लान जो है, लीग का नया शेड्यूल, वो सामने आ गया है। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनन एक ऑथेंटिक सोर्स है, बाखबर ज़राए के मुताबिक ये सामने आई थी बात के 5 मेंटोर्स हैं जिनको फारिग कर दिया गया है, जिनमें मिसबाह वकार यूनिस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक और सरफराज अहमद शामिल हैं। इस हवाले से आप कहेंगे, क्या कहेंगे, जबकि मिसबाह और सरफराज को नई जिम्मेदारियां भी दिए जाने का इम्कान है? आपको याद होगा कोई 10-15 दिन पहले मैंने एक स्टोरी दी थी, जो एक मीटिंग हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, जिसमें था कि जी ये जो चैंपियंस कप जो बड़ा PCB ने शुरू किया था कि इससे बहुत नया टैलेंट आएगा, जिसके लिए इन लोगों को 50-50 लाख रुपए महाना पे रखा गया था, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। तो जब जाहिर चैंपियंस कप खत्म हुआ तो फिर तो मेंटोर्स को तो जाना ही था, लेकिन PCB ने अभी भी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि जी चैंपियंस कप
खत्म हो गया है, लेकिन वो जहाँ खबर ये सामने आ चुकी है और मेरी एक दो मेंटोर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा हमें ऑफिशियली तो अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन कई दिनों से जब से ये पता चला कि पेंटेंगुलर कप दोबारा शुरू हो रहा है चैंपियंस कप की जगह, तो हमको पता चल चुका था कि शायद हम लोग अब फारिग हो जाए। लेकिन ये इनका तो 50-50 लाख रुपए के हिसाब से अच्छे खासे पैसे तो माशाल्लाह इन सब ने बना ही लिए हैं। शोएब मलिक जो है वो पहले उन्होंने आज ट्वीट की कि वो तो 2 हफ्ते पहले रिजाइन कर चुके थे, गालिबन उनकी कुछ और दूसरी जो मसरूफियात है टेलीविजन चैनल वगैरह की वो क्लैश कर रही थी इसके साथ, तो इस वजह से और फिर जब उनको पता लगा कि यार ये तो वैसे ही यहाँ से जाने वाले हैं तो उन्होंने शायद नवश्ता दीवार पढ़ते हुए पहले ही इस चीज को छोड़ दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि मिसबाह और सरफराज को कोई नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब मिसबाह उल हक के बारे में यूसुफ अंजुम साहब ने पहले ही बताया था कि उनको टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत गलत होगा। खैर हमारे कहने से क्या होता है, तो जो पीसीबी ने सोचा वही होगा। और सरफराज को भी यूसुफ साहब ये भी बता रहे थे कि शायद उनको सेलेक्टर बना दिया जाए। और सकलैन मुश्ताक वैसे ही ब्रिटिश नेशनल है और उनको असाइनमेंट मिलती रहती है इस तरह की कोचिंग की। शोएब मलिक के पास भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है यानी, और वैसे भी माशाल्लाह इन सब के पास अल्लाह के दिया बहुत पैसा है। 50-50 लाख रुपए माना इनके चले भी गए, दूसरी जगह से वो 60-60 लाख रुपए भी कमा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जायद साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो मेंटोर जितने भी हैं आपको याद होगा कमेंट्री भी कर रहे थे, मेंटोरशिप के साथ साथ चैंपियंस कप में इनका रोल ज़्यादा था जब वो फैसलाबाद में हुआ था। उसके बाद तकरीबन ऐसा लगता नहीं था कोई आउटपुट या इनपुट इनका सामने आना, तो लगता तो यही था कि इनका अब आखिरी दौर है या चले जाएंगे। तो मलिक साहब ने, शोएब मलिक ने भी जो ट्वीट किया वो उस वक्त किया जब मीडिया में अब न्यूज़ आ गई है कि इनको फारिग कर दिया गया। तो ज़ाहिर है इनमें से 1 या 2 प्लेयर्स के बारे में कहा जाता है, इनको एडजस्ट किया जाएगा। मिसबाह को कोचिंग में जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं और अब देखना ये है कि आगे क्रिकेट बोर्ड का क्या इकदाम करता है। वकार यूनुस या सकलैन या इनकी ज़रूरत वो समझते हैं इनको कहीं एडजस्ट करना, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जैसा सलीम खालिक साहब बार बार कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड जल्दी फारिग नहीं करता, कोई पता नहीं इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया वो हर बंदे को दोबारा। सही। अब यूसुफ आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ें? देखें इफ्जा, जो भी चेयरमैन आता है वो चीज़ों को थोड़ा फाइन ट्यून करने की कोशिश करता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है। और उस वक्त भी एक कहा जा रहा था कि ये जो मेंटोर्स को लाने का फ़ैसला है बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, उनके जो मुशीर थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि नया आइडिया हम फ्लोट करें और इसमें लोगों को साथ रखा जाए। इसका मतलब ये भी था कि ना सिर्फ इनकी जो तजर्बा है, महारत, उससे फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हों जो पीसीबी की पॉलिसियों पर कम से कम तनकीद करने से बाज रहेंगे। और ये थोड़ा इशू था जिसकी वजह से चीज़ों को सामने लाया गया, लेकिन ये टोटल गलत फ़ैसला था। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्दी एहसास होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में इनको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें 50 लाख की फ़िगर मीडिया में आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, ना कभी इसकी तरदीद की गई ना कभी तस्दीक की। इसका मतलब ये था कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और 1-2 मौके पर तो शोएब मलिक ने भी एतराफ़ किया था कि हाँ जितनी आप फिगर लोग बता रहे हैं मीडिया में आ रही हैं वो कटा के इससे कुछ पैसे कम हमें ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ये वो पैसे नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की गोरे चमड़ी वालों को वो पेमेंट उसकी करता है। हमारी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हम यकीनी तौर पर इसका मुआवजा भी अच्छा मिलना चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। तकरीबन कोई 22.5 करोड़ रुपए का टीका लगवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ख्याल आया, होश आया कि ये हमारा फ़ैसला गलत था। और जिस तरह अब ये भी बताया जा रहा है क्योंकि इनका अभी 1 जो साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होना बाकी है, अभी 9 माह हुए, तो इनको 3-3 माह की तकरीबन और या 4 माह की और तनख्वाह, यानी कि अगर 50 करोड़ लाख इनकी तनख्वाह वाकई है तो इनको 2-2 करोड़ रुपये और भी इनको दिए जाएंगे ताकि इनको बाइज्जत तरीके के साथ इनको रुखसत किया जा सके। अब रही बात कि इनको किस किस को दोबारा मौका मिलता है, उसमें पहले भी जिक्र हुआ कि मिसबाह और सरफराज अहमद जिनका नाम है, जिनको या तो सिलेक्टर बनाया जाएगा या फिर कोचिंग में किसी न किसी तौर पर जिम्मेदारियाँ इनको सौंपी जाएंगी। सही। जायद साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब चूँकि PSL भी 17 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो IPL भी रोक दिया गया था, उसके भी बकिया मैचेस जो हैं वो 17 मई से जो है वो उनका भी आगाज़ हो रहा है। लेकिन IPL का मैच जिस तरह से रोका गया था, मिचेल स्टार्क की अहलिया और ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम की कप्तान एलिसा हेले ने पाकिस्तानी फ़ौज के हमले, जो जवाबी हमला था, उससे वहाँ पर जिस तरह से पैदा सूरत हाल हुई और उन्होंने जिस तरह से वो मंजर कशी की, आप क्या बताएंगे? एलिसा हेले ने देखें एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया बड़ा तफसीली,
और वो पढ़कर नज़र आता है कि किस तरह से वहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल थी, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी कौम को पता है, बल्कि अब तो दुनिया को पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जंग नाजिल की थी। 3 या 4 दिन पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत ये देखती रही कि कब तक अगर आलमी ताकतें इसमें आती हैं और ये कार्रवाई रुक जाती है। लेकिन मजबूरन जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान की 4 एयरबेस पर अटैक किए गए, तो उस दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। तो धर्मशाला का जो मैच जो है उस वक्त जारी था, 11वें ओवर का खेल था, जो कि अलीज़ा का आपने जिक्र किया, अली का, जो कि मिचेल स्टार्क उनके फास्ट बॉलर हैं, अलीज़े क्योंकि उनकी वुमेन टीम की कप्तान है, वो कहती हैं जब अचानक लाइट्स बंद हुई हैं तो हमें गाइड करने वाला या वहाँ पे कोई नहीं था। एक पैनिक की सूरत हाल थी कि हमारे पास जो एक फैमिली बैठी हुई थी वो भी भागी भागी आई, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। हम तमाम खौफज़दा थे क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये मंजरकशी ऐसी है कि जब जंग होती है तो कितना नुकसान होता है, और ख़ास तौर पर गैर मुल्की प्लेयर्स की क्या सूरत हाल होती है। वो कहते हैं जब मिचेल स्टार्क से पूछा तो उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर जो है मिसाइल गिरे हैं, जिससे ये सूरत हाल। बिल्कुल, हमने देखा कि उनकी अहलिया की जानिब से बड़ी अच्छे सारी सूरत हाल की मंजरकशी की गई है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।